नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमारे वस्त्र पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्र या वस्त्र उपयोगी तंतु। प्रकृति में ऐसी असंख्य वस्तुएं बेटा जिनके बिना मनुष्य का भली भांति जीवन रहना भी असंभव हो जाता है। इन अनगिनत वस्तुओं में उन पेड़ पौधों जीव जंतुओं का भी स्थान है जिनके द्वारा हमें तंतु और रेशे प्राप्त होते हैं। इन तंतुओं का विशेष प्रकार की मशीनों में डालकर लंबे लंबे मजबूत धागों में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि धागों में परिवर्तित किया जाता है। फिर इन तंतुओं के बाद में वस्त्र बनाए जाते हैं और ऐसे तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खानों और भूमि से भी प्राप्त होते हैं, जैसे सोना चांदी। इनके भी रेशे बनाए जाते हैं जिनसे जरीदार वस्त्र बनते हैं। इन्हें जरीदार वस्त्र कहते हैं। मनुष्य स्वभाव से बहुत ही प्रगतिशील है। उन वस्तुओं को वह वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहता जो केवल प्रकृति से ही प्राप्त होती है, बल्कि कुछ न कुछ खुद भी बनाता रहता है। इंसान की प्रकृति है कि नए से नए कुछ करता रहे, कुछ करने की कुछ जिज्ञासा रहती है। इसलिए इंसान या मनुष्य जो है उसने कुछ रासायनिक द्रव्यों की सहायता से भी ऐसे तंतुओं का निर्माण किया है जिनसे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ऐसे तंतुओं को कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु कहते हैं। वस्त्र उपयोगी तंतुओं के प्रकार हैं बेटा प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम या मानव निर्मित तंतु और मिश्रित तंतु। प्राकृतिक में वनस्पति और प्राणी और खानों से प्राप्त हैं, जैसे वनस्पति से प्राप्त सूती, लीलन और सन। प्राणियों से ऊनी और रेशमी प्राप्त होती हैं और खानों से सोना और चांदी। इसके बाद कृत्रिम जो मानव निर्मित है टैरिन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। मिश्रित जो है वो टेरिकॉट और टेरिवूल है। प्राकृतिक तंतु उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटे जाते हैं। वानस्पतिक तंतु जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे सूती, लीलन और सन के कपड़े। इसके बाद है प्राणिज तंतु जो जीव जंतुओं से मिलते हैं, जैसे ऊनी, रेशमी। फिर खानों से प्राप्त जो भूमि खोदकर निकाले जाते हैं, सोना और चांदी विशेष रूप से इनमें महत्वपूर्ण है। कृत्रिम तंतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों से बनाए जाते हैं, जैसे इनमें आते हैं नायलॉन, रेयॉन, टैरिन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। मिश्रित तंतु प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है जिसे मिश्रित तंतु कहते हैं, जिसमें टेरिकॉट या टेरिवूल आता है। ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत उपयोगी होता है। फिर सूती कपड़ा। सूती हमें कपास से मिलता है, कपास के पौधे से प्राप्त होता है। हमें मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास उगाने के लिए, क्योंकि इसमें जल चूसने की शक्ति ज़्यादा होती है। कपास का पौधा एक फल देता है जो प्रारंभ में हरे रंग का होता है, पककर यह भूरे रंग का हो जाता है और खुल जाता है। खुलने पर उसमें से रुई प्राप्त होती है। यदि कपास के पौधे को पक जाने पर उसमें से रुई नहीं निकाली जाए तो कपास में पीलापन आ जाता है और रुई को हाथ और मशीनों से इकट्ठा किया जाता है और बाद में इससे सूत बनाया जाता है और सूत से कपड़ा तैयार किया जाता है। अब सूत की विशेषताएं। सूत छोटे तंतु होते हैं। वास्तव में सभी वस्त्र उपयोगी तंतुओं में इसकी लंबाई सबसे कम होती है। सूत के लंबे तंतु बढ़िया किस्म के कपड़ों को बनाने में काम में लाए जाते हैं। अब है रगड़ने का प्रभाव। सूत की जो विशेषताएं हैं बच्चों कि सूती कपड़े को कितना भी रगड़ो इसकी शक्ति पहले के समान ही बनी रहती है। पानी सोखने की शक्ति इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए शीघ्र ही गीला हो जाता है। इसी कारण इसे झाड़ना और इसके झाड़न यानी डस्टर और इसके तौलिए बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सूती का ताप का अच्छा संचालक है, आसानी से गर्मी को बाहर निकालता है और शरीर को ठंडा करता है। सोडे का प्रभाव। कैसा भी सोडा इस्तेमाल कर लो, सूती जो कपड़ा है उस पर कोई भी हानि नहीं होती, यानी सोडे का इस पर कोई असर नहीं होता है। कोई कपड़ा सूती खराब नहीं होता सोडे से। इसलिए कैसा भी साबुन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऊनी कपड़ा। ऊन प्राय भेड़ों से मिलती है। सबसे अच्छी भेड़ मैरिनो जाति की होती है। इसके अतिरिक्त अंगोरा बकरी, खरगोश, गाय, ऊँट इत्यादि से भी ऊन मिलती है। अब ऊन की विशेषताएं। ऊन के तंतु लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं।
ये तंतु जितने लंबे होंगे उतना ही कपड़ा बढ़िया और मजबूत होगा। बढ़िया ऊन कपड़े और घटिया ऊन नमदे या गलीचे बनाने में काम में लाई जाती है। लचक ऊन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके कारण ऊन को हाथ में अगर दबा के छोड़ा जाए तो वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसी गुण के कारण ऊन के वस्त्र अपने आकार को बनाए रखते हैं और टिकाऊ होते हैं। जुड़ने या फेल्ट बनने का गुण। ऊन के रेशों को एक दूसरे से अलग रहते हैं ऊन प्रायः, लेकिन गर्मी, नमी और रगड़ के दबाव से ये सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रेशे चढ़ जाते हैं। ऊन को ऊन का जुड़ना कहते हैं। ऊन का ये गुण फेल्ट के हैट, जूते आदि बनाने में बहुत लाभदायक होता है। अब नमी और रगड़ने का प्रभाव। यदि ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगड़ा जाए तो आपस में जुड़ जाते हैं, विशेषकर जब पानी का तापमान बदल दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि ऊनी वस्त्रों को धोते समय पानी का तापमान एक जैसा रहना चाहिए। सूखा ताप। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक ताप सहन नहीं कर सकते, इसलिए अगर उनको प्रेस किया जाता है तो उसका शेप बिगड़ सकती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। इसलिए प्रेस करने से पहले एक पतला कपड़ा गीला करके ऊनी वस्त्र पर रख के हल्की गरम करके और दबा दबा कर प्रेस किया जाता है। ताप का संचालक। ऊन ताप का बुरा संचालक है, इसी कारण इसे सर्दियों में पहना जाता है। मजबूती। ऊन का रेशा जितना अधिक लंबा होगा उतना ही मजबूत होगा। फिर है रेशमी कपड़ा। रेशम जो है उसे कपड़ों की रानी कहा जाता है। इसे यह पदवी अपनी मजबूती, चिकनाहट और कोमलता आदि गुणों के कारण प्राप्त हुई। रेशम के तंतु रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये कीड़े शहतूत के पेड़ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और रेशम की उत्पत्ति कैसी हुई, रेशम का प्रारंभ कैसे हुआ, यह बहुत प्रसिद्ध कथा है। रेशम की ऊपरी सतह बहुत नरम होती है बेटा। रेशम में बहुत ज़्यादा चमक होती है। रेशम प्राप्त करने की विधि। रेशम का कीड़ा अपनी प्रौढ़तम अवस्था में अंडे देता है। अंडे शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं। कुछ दिनों के बाद ये अपने सिर से 2 लेसदार द्रव्य निकालते हैं। रेशम के कीड़े इन द्रव्यों को अपने ऊपर लपेट लेते हैं तथा एक खोल सा बनाकर स्वयं उसके भीतर घुस जाते हैं। इसी खोल को रेशम का कोया या काकून कहते हैं। अब रेशम की विशेषताएं हैं कि रगड़ने पर उनकी चमक नष्ट नहीं होती। रेशमी वस्त्र पर नमी का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हल्की गर्म इस्त्री से रेशमी कपड़ों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा गर्म अगर इस्त्री प्रेस फेर दी जाए तो कपड़ों को नष्ट कर देती है और पीला भी पड़ जाता है। ताप का बुरा संचालक है रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा कास्टिक सोडे के तेज घोल से रेशम के तंतु नष्ट हो जाते हैं, यानी कि रेशम पर सोडे का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतुओं की विशेषताएं। कृत्रिम तंतुओं पर रगड़ने का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। नमी का प्रभाव। यह तंतु सुगमता से धुल जाता है। गर्मी से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कृत्रिम तंतुओं में आग बहुत जल्दी लग जाती है। ताप के बुरे संचालक होते हैं, इसलिए सर्दियों में ही पहने जाते हैं। बहुत मजबूत होते हैं लेकिन हल्के भी होते हैं, इसलिए कम स्थान घेरते हैं। सिलवटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हल्की सिलवट होती है इन पे। बिना प्रेस भी पहने जा सकते हैं। सोडे का प्रभाव। कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता सोडे का। अब वस्त्रों की आवश्यकता। हमें वस्त्रों की आवश्यकता क्यों है? शरीर को ढकने, सुंदर बनाने, सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत है। वैसे तो शरीर को ढकने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जैसे सूती, रेशमी, नायलॉन आदि, किंतु सर्दी से बचाव के लिए हमें इन वस्त्रों के साथ साथ ऊनी वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। अब हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? वस्त्र ऋतु के अनुकूल हों, जैसा मौसम है उसी के हिसाब से पहनना चाहिए। गर्मी है तो सूती पहनो, सर्दी है तो गर्म वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र पहनो। और दूसरा है वस्त्र बहुत तंग ना हो। शरीर को सुडौल और स्वस्थ रखने के लिए अंगों को
ठीक विकास करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं कि हम फैशन ना करें, हम अपने मित्रों के साथ उठने बैठने में झिझक करें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि कपड़ा ऐसा हो जिससे उठने बैठने, चलने फिरने, खेलने में बाधा ना हो। बच्चों के वस्त्र सीते समय शारीरिक विकास की ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। फिर वस्त्रों का स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। विशेषकर भीतरी वस्त्र जैसे जांघिया, बनियान, इन्हें रोज़ साफ़ करना चाहिए। सफ़ेद रंग के हों तो अच्छा है, इन पर मैल आसानी से दिखाई पड़ जाती है। भीतरी वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए और इनकी स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों का अवसर के अनुसार होना चाहिए। वस्त्र पार्टी में जाओ तो पार्टी जैसे चमकीले भड़कीले हों, स्कूल में जाओ तो स्कूल की यूनिफॉर्म हो, घर में आसानी से धोए जा सकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। यदि हमें पिकनिक के लिए जाना है तो ढीले और मजबूत वस्त्र पहनने चाहिए जिससे आसानी से खेला कूदा जा सके। रात में सोने के कपड़े, दिन में पहनने के कपड़े सब अलग अलग होने चाहिए। रात को सोने से पहले ढीले ढाले कपड़े पहन लेने चाहिए जिससे नींद में करवट लेना आसान रहे। बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि ढीले और आरामदायक हों, उनकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न ना करें, कोमलता और हल्कापन हो ताकि बच्चे की कोमल त्वचा पर उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े। नमी सोखने के गुण होने चाहिए। बच्चे के शरीर से निकलने वाला जो पसीना उसको सोख सके, इसके लिए सूती कपड़ा बहुत ज़रूरी है। रंग की ओर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, हल्के नीले, हरे, गुलाबी, बादामी, क्योंकि इनमें गर्मी कम लगती है और इनका प्रभाव ठंडक पहुंचाने वाला होता है। कपड़ों का रंग पक्का होना चाहिए क्योंकि कच्चे रंग त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। यही नहीं, खराब हो जाने पर भद्दा प्रतीत होता है। वस्त्रों की धुलाई। वस्त्र गंदे होने के कारण दो हैं, शारीरिक मैल द्वारा और बाहरी मैल द्वारा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोमकूप होते हैं, उनसे गंदगी और पसीना बाहर निकलता रहता है और यह गंदगी हमारे कपड़ों के साथ लग जाती है जिससे हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं। तो पसीने से गंदे वस्त्रों से जो है वो दुर्गंध भी आने लग जाती है। इसलिए शारीरिक मैल द्वारा भी वस्त्र गंदे होते हैं। दूसरा है बाहरी मैल द्वारा। हवा में मिट्टी और धूल के कण होते हैं जो हमारे वस्त्रों के साथ लग जाते हैं और मिट्टी और धूल के कुछ कण हमारे वस्त्रों के साथ लग जाने के कारण कपड़ा मैला दिखाई देता है। इन धूल के कणों के साथ रोगों के कीटाणुओं की भी संभावना रहती है। हल्के और सफ़ेद रंग के कपड़ों पर मैल साफ भी दिखाई देती है। खेलने पर जब बच्चे मिट्टी से सने हुए हाथ अपने कपड़ों पर पोंछ लेते हैं, लगा लेते हैं, उससे भी वस्त्र गंदे हो जाते हैं। कारखानों में काम करते हुए मजदूर धुएं के संपर्क में रहते हैं, उनके भी वस्त्र गंदे हो जाते हैं। और कई बार हम गाड़ी या बसों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनसे भी हमारे वस्त्र बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। वस्त्रों की धुलाई में सहायक। अब दो प्रकार से वस्त्र मैल होते हैं। अब इनके मैले हो जाते हैं। अब इनकी धुलाई किस प्रकार से हो, उसमें धुलाई में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं? पानी, साबुन, डिटर्जेंट। और जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि नील, मांड, टब, मग्गा, ये मग वगैरह, इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर है वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से करें। पहले सूती वस्त्रों को अच्छी प्रकार से खुले टब में भिगो देना चाहिए सर्फ में। उसके बाद इनको हल्के हाथों से रगड़कर धो देना चाहिए क्योंकि सूती पर रगड़ने का असर नहीं होता। ऊनी को भी हल्के हाथ से रगड़ देना चाहिए। इसमें लिखा है कि किस प्रकार से कौन से कपड़े को नील लगाया जाता है, किस कपड़े को गोंद लगाया जाता है। जो रेशम का वस्त्र है बेटा, उस पर गोंद लगाया जाता है ताकि वस्त्र कड़ा रहे और कड़ापन आ जाए। और सूती और सफ़ेद कपड़े में नील लगाया जाता है ताकि कपड़े की चमक बरकरार रहे। अलग अलग कपड़ों की अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके धोने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। अब सूती वस्त्रों की धुलाई इधर दिखाया है। सूती वस्त्रों का धोना सबसे आसान है। इसमें सामग्री चाहिए साबुन, नील, टिनोपाल, मांड,
और कपड़े रगड़ने का तख्ता, कपड़े धोने का ब्रश, चिलमची, बाल्टी, लोटा इत्यादि। विधि: पहले सारा सामान इकट्ठा कर लो, फिर सूती वस्त्र मैले हो तो साबुन के घोल में भिगो दो। उसके बाद धोने से ऊनी को कभी भी रंगदार जो जिनका रंग छूटता है उन्हें पहले कभी भी नहीं भिगोना चाहिए, नहीं तो उनका रंग खराब हो जाता है और दूसरे कपड़े में लग जाता है। फिर उसको अच्छे से मलना चाहिए और विशेषकर कफ कॉलर जो है उन पर थोड़ा सा और साबुन लगाकर अच्छी तरह से रगड़ कर धोना चाहिए। ब्रश ज़रूरत हो तो ब्रश भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से फिर साफ़ पानी से धोएं। जब तक धोएं पानी से तब पानी में से निकालते रहें जब तक साबुन वस्त्र से पूरी तरह से ना निकल जाए। फिर चिलमची में थोड़ा सा पानी जिसमें वस्त्र अच्छी प्रकार से भीग सकें ले लो और तैयार की गई मांड को किसी पतले कपड़े में छानकर पानी में अच्छी तरह मिलाएं। इसके अतिरिक्त यदि वस्त्र सफ़ेद है तो थोड़ा नील भी प्रयोग करना चाहिए। यदि वस्त्र सफ़ेद हो तो उसे धूप में सुखाइए, इससे वस्त्र में अधिक सफ़ेदी आ जाती है। रंगदार वस्त्र को छाया में ही सुखाना चाहिए जिससे उसका रंग खराब ना हो। जब वस्त्र भली प्रकार से सूख जाए तो उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर कुछ समय के लिए रख दीजिए और फिर उस पर प्रेस कर दीजिए। अब इनके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं यहाँ पे, और इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ सब बच्चों को ध्यान से देखने हैं, पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में उतारने हैं। इनको बेटा पढ़ोगे ध्यान से और इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल उतारना है आपको। प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक आपको यहाँ करके 7 तक करके दिखाए गए हैं। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। धन्यवाद।